हेलो डियर स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी किसी मिक्सर से कंपोनेंट को सेपरेट करने और आइडेंटिफाई करने की टेक्निक है। ये टेक्निक मिक्सर के कंपोनेंट को स्टेशनरी और मोबाइल फेज में डिस्ट्रीब्यूट करके उनका अध्ययन करती है या उनका सेपरेशन करती है। मिक्सर के जो मॉलिक्यूल मोबाइल फेज में अधिक समय स्पेंड करते हैं वो तेज़ी से सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में इसका जो नेम है क्रोमेटोग्राफी, वो ग्रीक टर्मिनोलॉजी से लिया गया है, जिसमें क्रोमाटोस और ग्रेफेन इन दोनों वर्ड्स के कम्बिनेशन से क्रोमेटोग्राफी बना है। जहाँ पर क्रोमेटोस का मीन कलर से है और ग्राफेन का मीन हुआ टू राइट। अर्थात जब कलर के रूप में हम लिखते हैं तो ये जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो स्टार्टिंग में क्रोमेटोग्राफी में स्वेट जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने प्लांट पिगमेंट्स को चौक कॉलम की सहायता से सेपरेट किया। उस समय वहाँ पर कलरफुल स्ट्रिप्स बनी। उन कलरफुल स्ट्रिप्स की वजह से ये आइडेंटिफाई हुआ कि जो सैंपल लिया गया है वो इंडिविजुअल कंपाउंड ना होकर मिक्सर ऑफ कंपोनेंट्स है। उसमें कई प्रकार के कंपोनेंट हैं, कई प्रकार के कंपाउंड्स हैं। तो स्टार्टिंग कलरफुल जो बैंड्स हैं या कलरफुल डायग्राम है उसकी वजह से होने की वजह से इसका नाम हुआ क्रोमेटोग्राफी। इस क्रोमेटोग्राफी में समय के साथ प्रोग्रेस हुआ, जो यहाँ पे ये शो किया गया है। कैरोटिनोइड्स का लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के द्वारा स्टडी, फिर 1938 में टीएलसी और आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का स्टडी, 1950 में रिवर्स फेज लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का स्टडी, 1954 में मार्टिन और सेंस को नोबेल प्राइज़ मिला उनके योगदान के लिए। इस प्रकार क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसका इम्पोर्टेंस समय के साथ और बढ़ता गया। क्रोमेटोग्राफी का जो पर्पज़ है वो एनालिटिकल और प्रिपरेटिव वे दोनों प्रकार से है। एनालिटिकल वे में हम किसी सैंपल के केमिकल कंपोजिशन का डिटर्मिनेशन करते हैं। प्रिपरेटिव पर्पज़ में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का उपयोग किसी सबस्टांस की स्पेसिफिक जो क्वांटिटी है उसको प्योरीफाई करने के लिए हम करते हैं। अब हम कुछ क्रोमेटोग्राफी टर्म्स की बात कर लेते हैं जो क्रोमेटोग्राफी की हम टेक्निक्स का जब स्टडी करेंगे तो उस दौरान यूज़ होंगी, तो उन टर्म्स के बारे में पता होना ज़रूरी है। क्रोमेटोग्राफ हम क्रोमेटोग्राफी के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक सोफिस्टिकेटेड सेपरेशन इंस्ट्रूमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में जो यूज़ होता है। एलियोंट फ्लूइड या लिक्विड है जो कॉलम में या स्टेशनरी फेज में एंटर करता है।
जो एनालाइट है, जो सैंपल है जिसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, उसको लेके आते हैं। इल्यूट, हम उस सॉल्वेंट या फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं या मोबाइल फेज के लिए यूज़ करते हैं जो कॉलम से पास आउट होती है, कॉलम को छोड़कर बाहर जाती है। यहाँ पर दो मेन फेज होती हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात किया था प्रिंसिपल में कि किसी मिक्सर के जो कंपोनेंट है वो स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहाँ जो स्टेशनरी फेज है ये इमोबिलाइज्ड फेज है, ये फिक्स रहती है। ये इमोबिलाइज्ड फेज पार्टिकल्स या किसी कॉलम जो ट्यूब है उसकी इनर लेयर पर जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर सपोर्टेड रहती है, उनके ऊपर फिक्स रहती है, वो मूव नहीं करती है। फॉर एग्जांपल जैसे सिलिका लेयर है वो स्टेशनरी फेज है, इमोबिलाइज्ड फेज है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। वहाँ हम ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी बोल रहे हैं तो इसमें किसी ग्लास प्लेट या जो एल्युमिनियम का शीट होता है उसके ऊपर सिलिका का एक थिन लेयर होता है जो स्टेशनरी फेज या इमोबिलाइज्ड फेज के रूप में काम करता है। मोबाइल फेज मोबाइल फेज मूव करने की प्रॉपर्टी है। ये मोबाइल फेज एक डेफिनाइट डायरेक्शन में मूव करेगी। ये मोबाइल फेज या तो लिक्विड होगा या गैस होगा, क्योंकि लिक्विड और गैस दो ही मूव कर सकती है। तो जब लिक्विड होगी तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और जब गैस होगा तो उसको हम बोलेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी। ये मोबाइल फेज क्रोमेटोग्राफी कॉलम जो स्टेशनरी फेज है उसमें से पास आउट होती है, जिससे जो सैंपल स्टेशनरी फेज के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, जो उसके साथ अटैच्ड थे, वो सेपरेटेड होते हैं। रिटेंशन टाइम ये वो टाइम है जो पर्टिकुलर किसी एनालाइट के द्वारा, किसी सैंपल के द्वारा स्टेशनरी फेज के साथ व्यतीत किया जाता है। किसी एनालाइट को या सैंपल को स्टेशनरी फेज से हटाने में जितना समय लगता है, एक तरह से वो उसका रिटेंशन टाइम। सैंपल या एनालाइट जिस कंपोनेंट या जिस कंपाउंड के बारे में हम स्टडी करना चाहते हैं वो एनालाइट या सैंपल। सॉल्वेंट जो मोबाइल फेज की तरह हम यूज़ कर रहे हैं या जो एनालाइट है उनको सॉल्युबलाइज करने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्वेंट। क्रोमेटोग्राम ये एक तरह का डायग्राम है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये विजुअल आउटपुट है क्रोमेटोग्राफ का। इसमें रिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग अलग अलग पीक हमें दिखाई देती हैं। इन्हीं के आधार पर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि मिक्सर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, किस तरह के कंपोनेंट हैं। ये इस तरह से इंडिविजुअल हम क्रोमेटोग्राम को देख रहे हैं। जैसे ये क्रोमेटोग्राम डिटेक्टर सिग्नल है वो टाइम या वॉल्यूम के वर्सेस लिया जाता है।
प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल मुख्य रूप से ये है कि किसी मिक्सर के या किसी कंपाउंड के जो कंपोनेंट हैं वो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जब कंपोनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में अनइक्वल होता है तो उनका सेपरेशन इस टेक्निक के द्वारा किया जा सकता है। ये सबस्टांस या कंपोनेंट हैं, ये मोबाइल फेज के द्वारा मूव करते हैं और इनका जो मोबाइल फेज के साथ इंटरेक्शन है वो या मोबाइल फेज में सोलबिलिटी है वो असमान होने की वजह से इनका मोबाइल फेज के साथ जो मूवमेंट है वो अलग अलग होता है, जिसे हम पार्टीशन या डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द सेपरेशन। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के द्वारा जब हम मिक्सर के कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो उससे सेपरेशन को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से दो हैं। एक है इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द टू फेजेज, स्टेशनरी और मोबाइल फेज के बीच में जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शन, और दूसरा एक्सटेंट ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल ओवर द स्टेशनरी फेज। जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्टेशनरी फेज या इमोबिलाइज्ड फेज में जो डिस्पर्सन की मात्रा है वो भी सेपरेशन को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार हमने आज के इस लेक्चर में क्रोमेटोग्राफी के इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट टर्म्स और फैक्टर अफेक्टिंग जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी किया। ओके, थैंक यू।